7 बजे आप लोगों के रिवीजन के लिए एक बेहतरीन सीरीज चल रही होती है। हमने सारे क्वाड्रिलेटरल को ऑलमोस्ट किया है, ठीक है, और बस हम लोगों का काइट बचा हुआ है। काइट यानी पतंग हम लोगों का बचा हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ जितना हमारे काम का होगा बस उतना हम लोग पढ़ेंगे। ये काइट होती है मेरे प्यारे साथी, एबीसीडी जो है वो एक काइट है इसकी, है ना। और एक इसमें लॉन्गर डायगोनल होता है, बड़ा विकर्ण होता है, और एक इसमें छोटा विकर्ण होता है मेरे प्यारे। ये इसका एक छोटा विकर्ण है। ये एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं ये बराबर होती हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। जहां विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, जहां विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का मेरे भाई कोण बनता है। और एक विकर्ण ये वाला लॉन्गर जो डायगोनल है ये शॉर्टर डायगोनल को मेरे भाई आधे आधे में बांटता है। मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो लॉन्गर डायगोनल है ना, ये बड़ा विकर्ण जो है ये छोटे विकर्ण को आधे आधे में काट देता है, यानी कि बाइसेक्ट कर देता है। क्या ये बातें क्लियर हुई? कुछ बातें आप लोग देख लीजिए मेरे भाई। अगर मैं इसका एरिया पूछता हूं आप लोगों से कि भाई साहब काइट का एरिया क्या होता है, तो काइट का एरिया होता है 1/2 d1 into d2। ये d1 हम लोग पहला विकर्ण ले रहे हैं, d2 हम लोग दूसरा विकर्ण ले रहे हैं, तो 1/2 d1 into d2 होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं पेरीमीटर क्या होगा, तो चारों भुजाओं का योग जो होगा वो पेरीमीटर होगा, सम ऑफ इट्स फोर साइड, है ना। सम ऑफ इट्स फोर साइड, चार भुजाओं का योग जो होगा सम ऑफ इट्स फोर साइड्स, यानी कि चार भुजाओं का योग जो होगा उसे ही हम लोग पेरीमीटर कहेंगे। इन चारों भुजाओं को जोड़ दो तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग जो है वो पेरीमीटर कहेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ट्रायंगल को जाना, ट्रायंगल में हर एक टाइप के ट्रायंगल को हम लोगों ने जाना। हीरोन्स फार्मूला, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, हर टाइप के ट्रायंगल को हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल हेडिंग डाली, क्वाड्रिलेटरल में हमने रेक्टेंगल को जाना, हम लोगों ने स्क्वायर को पढ़ा, हम लोगों ने पैलोग्राम को पढ़ा, हम लोगों ने रोम्बस को पढ़ा, हम लोगों ने ट्रेपेजियम को पढ़ा, और आज अभी यानी कि जिसे हिंदी में वृत्त कहा जाता है। क्या होता है भाई सर्किल? क्या होता है सर्किल? एक बार मुझे बताएंगे कि सर्किल मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है? क्या होता है सर्किल? सर्किल क्या होता है मेरे भाई? सर साथ साथ क्वेश्चन कराते हैं तो सही रहता है, ऐसे फॉर्मूले भूल जाते हैं। अच्छा फिर मैंने साथ के साथ करा दिया तो फॉर्मूले भूल जाओगे, कल नहीं भूलोगे। डिस्टेंस पर वो सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से इसकी सर्फेसिस जो होती है वो इक्वल डिस्टेंस पर होती है, और इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी कोई भी 2D फिगर जिसकी एक सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, उस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। अब मैं आपसे ये कहूं कि भैया जी ये सेंटर है, सेंटर से लेकर सरफेस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे रेडियस आर बोलते हैं। अगर कोई लाइन सेंटर से पास हो रही है और वो सर्किल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है तो उसे व्यास कहते हैं, यानी डायमीटर कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जी व्यास का आधा अगर मैं कर दूंगा, डायमीटर का आधा अगर मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगा। व्यास का आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे त्रिज्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी इसका एरिया कितना हो जाएगा, किसी भी सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, तो बचपन से पढ़ते आए हैं और आज बचपन के हो चुके हैं मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, पाई की वैल्यू या तो हम 3.14 लेंगे या फिर 22/7 लेंगे। अगर क्वेश्चन में 3.14 बोला है तो 3.14 लेंगे, और मेरे भाई अगर क्वेश्चन में 22/7 बोला है तो बोलेंगे। पाई की वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात आती है भाई साहब रेडियस आर क्या होती है, तो वो त्रिज्या होती है, ठीक है। अच्छा क्या कोई ऐसा योद्धा, अच्छा मुझे ये बताइए कि इसके एरिया और सर्कमफ्रेंस में डिफरेंस क्या होता है? एरिया और सर्कमफ्रेंस में डिफरेंस क्या होता है? एरिया को कहते हैं मेरे भाई क्षेत्रफल, एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल, और सर्कमफ्रेंस को कहते हैं परिधि। आपके सामने सर्किल का फोटो बना हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा वाला पार्ट एरिया का होता है, कौन सा वाला पार्ट जो है वो परिधि को हम क्या कहते हैं? देखिए ये जो अंदर का स्पेस है, बाउंड्री के अंदर की जो जगह है आप लोगों के सामने, इसे ही हम लोग एरिया यानी क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो बाउंड्री आप लोगों को नजर आ रही है, ये जो बाउंड्री आप लोगों को नजर आ रही है, इसे ही हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते थे। मेरे प्यारे भाई किसी और फिगर में जो चीज पेरीमीटर होती है वही चीज सर्किल के अंदर जो होती है वो मेरे भाई परिधि होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है किसी भी सर्किल की, तो आप कहना सर्कमफ्रेंस जो होती है वो 2πr होती है। कितनी होती है? 2πr होती है। एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहना πr स्क्वायर होता है। अगर व्यास को आधा कर देंगे, डायमीटर को आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आप कहना रेडियस बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हाँ बहुत शानदार। अब देखिए इसी का एक छोटू सा पार्ट हम लोग यहीं समझ लेते हैं, इसी का एक छोटू सा पार्ट हम लोग समझ लेते हैं। क्या है जी वो छोटू सा पार्ट? वो छोटू सा पार्ट है अर्धवृत्त। अभी हमने वृत्त के बारे में जाना, अब हम लोग जान लेते हैं अर्धवृत्त के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल जिसे बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कैसे? अगर मैं फोटो बनाने की कोशिश करूं तो मेरे भाई वृत्त का आधा बनाइए, वृत्त का आधा बनाइए, ये वृत्त का आधा बन चुका है, ये वृत्त का आधा बन चुका है, ये जो होता है ये मेरे भाई सेमी सर्किल होता है, ये जो होता है ये सेमी सर्किल होता है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका सेंटर कहां है, तो इसका सेंटर यहां होता है, ये इसकी रेडियस होती है, ये क्या होती है, ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है। यहां से ये इसकी रेडियस हो जाएगी बच्चा, और यहां से ये इसकी रेडियस हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? आप कहेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी अंदर के स्पेस को हम लोग एरिया कहते हैं। अगर पूरे सर्किल का एरिया πr स्क्वायर है तो जस्ट उसका आधा कर देंगे। πr स्क्वायर का आधा जो होता है वो किसी भी सेमी सर्किल का एरिया होता है। πr स्क्वायर का जो आधा होता है वो किसी भी सेमी सर्किल का एरिया होता है। अच्छा क्या कोई मुझे इसका पेरीमीटर बता पाएगा, सेमी सर्किल की परिधि बता पाएगा क्या कोई? मुझे बताइए सेमी सर्किल की परिधि बता पाएगा? आप कहेंगे जब एरिया आधा होता है तो परिधि भी आधी होती होगी, इसकी परिधि 2πr होती है तो इसकी परिधि πr हो जाएगी। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि इसकी परिधि πr हो जाएगी? कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि इसकी परिधि πr हो जाएगी? और कितने बच्चे ये कहते हैं कि ये πr गलत है? एक बार मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि जो हमारा अर्धवृत्त होता है उसकी परिधि जो है वो वृत्त की आधी होती है, वृत्त की आधी होती है? कितने बच्चे सहमत हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे सहमत हैं बेटा जी। बेसिकली परिधि जो होती है वो बाउंड्री को कहते हैं, लेकिन जब आप 2πr का आधा लेते हैं तो केवल आपने इस वाली बाउंड्री को काउंट किया है, इस वाली बाउंड्री को काउंट किया है। आप अभी ये वाली बाउंड्री भूल रहे हैं मेरे भाई। तो πr में हमें r और r 2r जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पूरी परिधि निकल के आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त जब आप πr में 2r जोड़ेंगे, जब आप πr में 2r जोड़ेंगे तब जाके जो है वो अर्धवृत्त की परिधि बनेगी। और जब आप इसमें से पाई कॉमन लेके तब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद जो है इसकी परिधि जो है वो 36/7 आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 36/7 आ जाएगी, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी परिधि कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 36/7 इसकी परिधि आ जाएगी, ठीक है भाई। ये बातें क्लियर हुई? तो आप कह देंगे जी ये बातें क्लियर हो गई हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आइए मेरे भाई सेक्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। सेक्टर का एरिया हम, ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस है। मैंने आपसे पूछा ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये वाला एरिया कौन सा कहलाएगा? मैंने यहाँ एक कोड डाल दी जो सर्किल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त,
जो त्रिज्या से घिरा हुआ होता है उसे त्रिज्या खंड कहते हैं, उसे त्रिज्या खंड कहते हैं जो त्रिज्या से घिरा होता है। छोटे को कहते हैं लघु त्रिज्या खंड और बड़े को इस बड़े वाले को कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। जो मेरे भाई कोण से घिरा होता है, कोण से घिरा होता है तो ये कहलाता है वृत्तखंड खंड। वृत्तखंड खंड कहलाता है मेरे भाई छोटा वाला होता है लघु वृत्तखंड खंड और बड़ा वाला होता है मेरे भाई दीर्घ वृत्तखंड खंड। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को यहां थोड़ा सा गौर से सुनिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों के सामने ये एक सर्किल है, सर्किल का मुझे पूरे का एरिया नहीं चाहिए, मुझे केवल थीटा डिग्री का एरिया चाहिए। यहां थीटा डिग्री बना हुआ है भाई, पूरा सर्किल जो होता है वो 360 का होता है। मुझे पूरे सर्किल का एरिया नहीं चाहिए, मुझे केवल इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए जो रेडियस से घिरा हुआ है। जहां ये ब्लू ब्लू हो रखा है मुझे इसका एरिया चाहिए, तो इसे कहा जाता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसे कहा जाता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या कोई मुझे बताएगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? क्या कोई मुझे बताएगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, जब ये पूरा सर्किल होता है 360 डिग्री का सर्किल होता है, तब हमारा एरिया जो निकलता है वो पाई आर स्क्वायर से निकलता है। अगर 1 डिग्री का सर्किल हो जाएगा तो मेरे भाई हम लोगों का एरिया जो निकलेगा वो इससे निकलेगा। तो मेरे भाई उसने कहा थीटा डिग्री का एंगल है तो थीटा डिग्री का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। आज के बाद अगर आप लोगों से कभी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो मेरे भाई त्रिज्या खंड एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा जाए तो आप कहना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। क्या बोल देंगे आप लोग? आप कह देंगे कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। ये फॉर्मूला बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप 1 डिग्री की परिधि पूछोगे, 1 डिग्री की लंबाई मुझसे पूछोगे तो 1 डिग्री की लंबाई ये आएगी। तो आप थीटा डिग्री की लंबाई आपसे पूछना चाह रहा हूं तो मेरे प्यारे दोस्त इसे ही चाप की लंबाई बोला जाता है। इसे ही चाप की लंबाई बोला जाता है, लेंथ ऑफ आर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाप की लंबाई बोला जाता है, इसे ही लेंथ ऑफ आर्क बोला जाता है। ठीक है, आर फॉर रेडियस, और रेडियस मतलब त्रिज्या। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ। वृत्तखंड भी पूछता है सर, वृत्तखंड भी पूछता है। वृत्तखंड का क्वेश्चन पूछेगा तो तब हम बता देंगे वृत्तखंड का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मेरे भाई समांतर चतुर्भुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। ये भुजा जो है ये 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, जबकि इसकी आसन भुजा की लंबाई, इसकी आसन भुजा की लंबाई से 16.66% अधिक है। 16.66% अधिक का मतलब होता है 16 सही 2/3% अधिक है। 16 सही 2/3% अधिक का मतलब है 1/6 अधिक है। और जब 1/6 निकालोगे तो 2 अधिक है, यानी ये कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, कल मैंने एक थ्योरम आप लोगों को बताई थी कि दो आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, दो आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है उसका दुगना जो होता है वो दोनों के डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अगर पहला डायगोनल d1 है, दूसरा डायगोनल d2 है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, तो आपने कहा जी बिल्कुल बताया था। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। पहले का वर्ग, पहली भुजा का वर्ग कितना होगा? 12 का वर्ग 144 होता है। दूसरे का 14 का वर्ग 196 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त 6 4 10 को 0 हासिल 1, 9 4 13 14 को 4 हासिल 1, 340 हो जाएगा। अगर मैं इनके विकर्णों के वर्गों का योग आपसे पूछूं तो 340 दूनी 680 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बताते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बताते, है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही आप लोग बता देंगे। यदि किसी समचतुर्भुज के ये कितनी आ जाएगी? ये 30 आ जाएगी। ठीक है, तो उसने बड़े विकर्ण की लंबाई पूछी है तो आंसर क्या आ जाएगा? बड़ा विकर्ण जो है वो 30 आ जाएगा। कुछ बच्चे अभी भी 10 1/2 d1 × d2 क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 384 दिया है। अब यहां से देखिए 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6, 6 छंग 36 होता है, 6 चौक 24 होता है। ए की गुणा ए में करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 64 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे ए की वैल्यू 8 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू 8 हो जाएगी तो मेरे भाई 3 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। और अगर ए की वैल्यू 8 हो जाएगी तो 4 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी। तो उसने कहा छोटे विकर्ण की वैल्यू बताइए, आंसर क्या आएगा? 24 आएगा। आंसर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर मैं आपसे देखूं कि ये कहूं कि ये क्या है तो आप कहेंगे समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5। अगर ये 4 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इस वाले विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इसमें एरिया के ऑप्शन दिए हैं तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2। पहला विकर्ण दिया हुआ है 8, दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 6, तो आंसर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लिख लीजिए दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल बताइए और एरिया क्या होगा वो बताना है आप लोगों को। कई बार सेंटीमीटर है, ये एक समचतुर्भुज है। इसका एक विकर्ण जो है वो 8√3 सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण जो है वो 8√3 है। इसका एक विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है, दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है, मतलब जितना ये दूसरा विकर्ण है इसकी भुजा के बराबर है, मैंने दूसरा विकर्ण 2d मान लिया, तो क्या इसकी भुजा भी 2d हो जाएगी? हो जाएगी। दूसरा विकर्ण जो है इसकी भुजा के बराबर है। आपके दिमाग में पता है क्या है? आपके दिमाग में आएगा 2d क्यों माना, d क्यों नहीं माना? तो मेरे भाई d मैंने इसलिए नहीं माना कि अगर मैं इस पूरे डायगोनल को d मानता ना तो ये वाली चीज d/2 हो जाती, क्योंकि ये आधी हो जाती है। अगर मैं इसे 2d का आधा करूंगा तो ये d हो जाएगी, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगी, इसलिए मैंने इस पूरे डायगोनल की लेंथ को 2d माना है भाई। अगर इस पूरे डायगोनल की लेंथ 2d है तो ये कितना हो जाएगा? ये d हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर इस पूरे डायगोनल की लेंथ 8√3 है तो ये आधी कितनी हो जाएगी? 4√3 हो जाएगी। आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री पर कट करते हैं। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगाओगे? आपने कहा जी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर होगा, वो बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 48 होगा, प्लस d का स्क्वायर d हो जाएगा। 4d स्क्वायर में से d स्क्वायर जाएगा तो 3d स्क्वायर बचेगा, बराबर 48 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 16 बार कटेगा। अगर d स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो d की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर d की वैल्यू 4 है तो ये विकर्ण कितने का आ जाएगा? 8 का आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। पहला विकर्ण कितना है? 8√3 है। दूसरा विकर्ण कितना है? 8 है। आंसर कितना आएगा? 32√3 आ जाएगा। 8 चौक 32√3 क्या हो जाएगा? 8 चौक 32√3 हो जाएगा। 8 चौक 32√3 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा विकर्ण इसके छोटे विकर्ण का 240% है। 240% की फ्रैक्शन अगर आप बनाते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे लिखेंगे, यानी कि मेरे भाई बड़ा विकर्ण जो है वो छोटे विकर्ण का 240% है। बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण का 240% है। आप ऐसे लीजिएगा, बड़ा विकर्ण जो है आप लोग, बड़ा विकर्ण जो है आप छोटे विकर्ण का 240% है, छोटा विकर्ण 100 लेंगे तो बड़ा विकर्ण इसका 240% आ जाएगा, यानी ये 240 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं।
उसका क्षेत्रफल जो है वो 120 दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे दोस्त, काट लीजिए इसे, है ना, इसे 0 से 0 काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। वो आपसे कहना क्या चाह रहा है, इसकी जरूरत भी नहीं है, 5 और 12 की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये वाला विकर्ण 10 मान लिया है, ये वाला विकर्ण 24 मान लिया है आप लोगों ने, तो आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता क्या है 1/2। पहला विकर्ण 24 मान लिया आप लोगों ने, दूसरा विकर्ण 10 मान लिया आप लोगों ने, और आप लोगों को क्षेत्रफल दिया कितना है 120 आप लोगों को दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या मेरे प्यारे दोस्त, 24 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 2 पंजे 10 हो जाएंगे और 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या ए स्क्वायर की वैल्यू ए की गुणा ए में ए स्क्वायर बराबर 1, क्या ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, और ए की वैल्यू बनाने का मतलब है ये विकर्ण 10 है और ये विकर्ण 24 है। तो वो आपसे कह रहा है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई मुझे बताइए कितनी होगी, यानी वो आपसे साइड पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5, अगर ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा 12। जहां कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। D1 और D2 का योग जो दिया है वो कितना दिया है, वो L दिया है। कितना दिया है, वो L दिया है। D1 और D2 का योग कितना दिया हुआ है, वो L दिया है, ठीक है। उसका परिमाप जो है वो P है, यानी कि भुजा 4 गुणा भुजा, 4a की वैल्यू क्या दी हुई है 4p दी गई है, 4a की वैल्यू क्या दी गई है, उसका परिमाप जो है वो 4p है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या उसकी भुजा जो है वो P हो जाएगी, यानी उसकी भुजा जो है वो P हो चुकी, ठीक है। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, उसकी भुजा जो है वो P है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया जी 4a स्क्वायर हम बराबर किसके पढ़ के आए थे, तो आप कहेंगे D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर के पढ़ के आए थे। पढ़ के आए थे क्या? भुजा कितनी दे रखी है, P दे रखी है, तो P का स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4p स्क्वायर, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, मुझसे पूछा गया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है D1 इंटू D2 होता है, यानी ये वैल्यू हमसे पूछी गई। आप कैसे चीजों को लिंक करेंगे, इन तीन चीजों को गौर से देखिए। एक तो ये वैल्यू आपको दी गई है, एक D1 प्लस D2 आप लोगों को दिया हुआ है, और एक आपसे पूछ रहा है 1/2 D1 इंटू D2। तो आपने कहा जी ये तब यूज होगा जब आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ये तब यूज होगा जब आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। कर दिया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2D1 इंटू D2 होता है, और बराबर क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर की वैल्यू 4p स्क्वायर है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा। अगर एरिया की बात करूं तो 2 इधर से हटाइए, 2 इधर ले आइए। अगर मैं इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 D1 इंटू D2 एरिया बन जाएगा, तो 1/2 की गुणा इधर कर दो, 1/2 की गुणा इधर कर दो। 1/2 D1 इंटू D2 एरिया होता है, तो एरिया हो जाएगा 1/4 L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा मेरे भाई इसका रिलेशन। एरिया जो होता है 1/4 L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन अपॉन 2। समांतर भुजाओं की लंबाई का योग 25 और 19 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा, और एरिया कितना दिया है, क्षेत्रफल 330 आप लोगों को दिया हुआ है। 2 से काटेंगे 22 बार कटेगा, 22 एकम 22 होता है, 22 पंजे 110 होता है, तो हाइट कितनी निकल के आ जाएगी, भुजाओं के बीच की 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। असमांतर भुजाएं दोनों 13 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, और आपसे एरिया पूछा है। कल भी कराया था मैंने क्वेश्चन, कल भी कराया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है। ये कैसे कराया था बेटा शिवाजी, मुझे लिखोगे भी कुछ, क्या हेल्प करनी है। ये मेरे प्यारे दोस्त मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला था, मैंने कहा था कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, 20 में से 10 चलेगी तो 10 बची। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर बराबर बांट दो, 10 को 2 जगह बांट दोगे तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। अब 5 12 13 का आप ट्रिपलेट जानते हैं, ये 5 होगी, ये 12 होगी, 13, ये भी 5 12 13 का ट्रिपलेट हो जाएगा। बस लगा दीजिए एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, पैरेलल साइड को जोड़ेंगे 20 और 10 30 हो जाएगा, गुणा इनके बीच की दूरी यानी कि 12, 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आई, तो आपने कहा जी बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, ये एक समलंब चतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है। इसकी एक समांतर भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और एक समांतर भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये तो निश्चित है कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, उसको 2 पार्ट में बांटोगे तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल जो है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अच्छा क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आएगा, गुणा इनके बीच की ऊंचाई मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये एरिया हो जाएगा, और एरिया कितना दिया है 180 दिया है, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो 30 से काटेंगे 6 बार कटेगा, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में 2 आएगा, तो क्या ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, और आप जानते हैं ये 5 है ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो असमांतर भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, असमांतर भुजा की लंबाई जो है वो 13 सेंटीमीटर। उस प्लेट पर 3 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर कॉपर प्लेटिंग की जानी है, उस प्लेट पर 3 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर पर कॉपर प्लेटिंग की जानी है। प्लेट के ऊपरी भाग पर कॉपर प्लेटिंग करने की कुल लागत कितनी आएगी, ऊपरी भाग पर करना है। मान लीजिए समलंब आकार की है, मान लीजिए समलंब आकार की है, तो मैं इस पर कॉपर की प्लेटिंग करना चाहता हूं, तो पहले मुझे इसका एरिया पता होना चाहिए। एक तरफ ही करना चाहता हूं तो बस केवल एरिया पता होना चाहिए, अगर दोनों तरफ करना चाहता तो एरिया का जस्ट डबल करता। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया क्या हो जाएगा इसका 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई 6 दी गई है, यानी कि आप उससे बताएंगे भैया जी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कोटिंग होनी है, कॉपर की कोटिंग होनी है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कॉपर की प्लेटिंग होनी है, ठीक है। उसने कहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 3 रुपए का खर्चा आता है, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आएगा, तो आप कहेंगे भैया जी 216 रुपए का खर्चा आ जाएगा, 216 रुपए का खर्चा आ जाएगा। अगर एक तरफ से करनी है तो 216 का खर्चा आएगा, अगर दोनों तरफ से करनी होती तो जस्ट इसका डबल हम लोग जो है वो कर रहे होते। मेरे प्यारे दोस्त अब नेक्स्ट आएगा